नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। दर्शकों, आयुर्वेद को पूरे विश्व के लिए भारत की तरफ से एक अनमोल रत्न दिया गया है और इसे पूरे विश्व के लिए एक अनमोल रत्न के समान माना भी जाता है। आयुर्वेद की माने तो मानव का शरीर त्रिदोषों से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों में आया हुआ असंतुलन ही हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, हमें अस्वस्थ बना देता है। हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकाल फेंकने के लिए आयुर्वेद में एक चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है पंचकर्म। क्या है ये पंचकर्म? किस तरह से ये किया जाता है? आयुर्वेद में इसके क्या उपयोग हैं? हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में इसका क्या योगदान है? इन सभी बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री कृष्णदेव शर्मा जी। आप पूर्व आयुर्वेदिक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, हमारे साथ आज इस स्टूडियो में उपलब्ध हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। धन्यवाद जी। जी, आज मुझे मौका मिला है कि आयुर्वेद के बारे में आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं लोगों को बताऊं। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं पंचकर्म की। जी, तो जैसा कि आपने बताया अभी कि आयुर्वेद में त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ। बिल्कुल। इनका सम रहना, जी, इनका इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस होंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जी, इसी को सम रखने के लिए और बॉडी में, शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं उनको एक्सपेल करने के लिए जी, आयुर्वेद की एक अनूठी पद्धति पंचकर्म है। जी, तो हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसके दो पहलू होते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, आपने मेडिसिन ली, अपनी बीमारी बताई, जी, जो भी टेस्ट हुए और वो आपको मेडिसिन दे दी, आप ठीक हो गए। जी, दैट इज़ द वन पार्ट। उसको हम आयुर्वेद में समन चिकित्सा बोलते हैं। लेकिन जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो पंचकर्म एक शोधन चिकित्सा है। जी, शोधन का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, हम आयुर्वेद की भाषा में उसको आम बोलते हैं, जो कि दोषों की वजह से ही, जो दोष आपस में गड़बड़ हो गए हैं, वात, पित्त, कफ, जी, उनसे जो बीमारी है पैदा हो रही है, उसको सम करने के लिए हम पंचकर्म करते हैं। जी। वो ये शोधन चिकित्सा है। और पंचकर्म एक संपूर्ण हमारी स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी अच्छी चिकित्सा है, क्योंकि इसमें रोगी तो अपना करा ही सकता है, जो भी उसकी बीमारी है उसके हिसाब से हम उसको प्लान करते हैं। जी, कि पंचकर्म के नाम से ही है कि इसमें 5 टाइप ऑफ एक्शंस करने हैं टू एक्सपेल द टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। जी, तो उसका प्लान करते हैं बीमारी के हिसाब से, किस में क्या हमने पंचकर्म की पद्धति अपनानी है, जी, बीमारी के अनुसार, रोगी के अनुसार और उसकी प्रकृति को देखते हुए। जी, और दूसरा जो मैंने किया कि स्वस्थ व्यक्ति अपने को रीजनरेट करने के लिए गृहण चिकित्सा होती है। एक समन आ गई, शोधन आ गई, एक गृहण रीजनरेट करने के लिए अपने के लिए पंचकर्म अपना सकता है। जी, तो वो भी एक तरफ से अपने आप को दोबारा से अपने बूस्ट हो जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसका जो सिस्टम गड़बड़ा गया है वो उसमें तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है या फिर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, दोनों के लिए पंचकर्म एक बेनिफिशियल एक्टिविटी हो सकती है। जैसे आपने सर बताया कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको रिजुविनेट करने के लिए, अपने को एनर्जाइज करने के लिए पंचकर्म उसको अपना सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं खासकर जिनके लिए पंचकर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है और कितनी लंबी एक ये प्रक्रिया रहती है, क्योंकि सुनने में आता है कि बहुत लंबा एक समय इन प्रक्रियाओं को करने में लग जाता है। और जब आज के समय में हम देखते हैं कि समय का अभाव हर एक के जीवन में देखने को मिलता है, ऐसे में कितना एक बेनिफिशियल आपको लगता है कि पंचकर्म की ये पद्धति रह सकती है? जब भी हम
कोई पेशेंट आता है तो हम उसका प्लान करते हैं, जी क्योंकि टाइम तो है नहीं कि पंचकर्म का मतलब कि 5 जो हमने पंचकर्म करना है जी वो सारे ही कर्म उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हम रोगी की प्रकृति जी को देख के हाँ और उसकी बीमारी को देख के, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है जी वो चलता है देश काल ऋतु और प्रकृति। जी देश काल हम कहाँ रह रहे हैं, और काल का मतलब है कौन से समय में कौन सी चीज़ बिल्कुल खानी है। जी सपोज मान लो आप दही खाते हैं, जो दही सवेरे मॉर्निंग में अमृत के समान है और रात को जहर के समान है। जी तो जियोग्राफिकली हम कहाँ रह रहे हैं उसकी भी इम्पोर्टेंस है, काल की भी इम्पोर्टेंस है, ऋतु की भी है। जी किस ऋतु में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए जी उसके लिए भी आयुर्वेद सब कुछ बताता है। और नंबर 4 जो प्रकृति है, प्रकृति के अनुसार कि उसका बात बिगड़ा हुआ, पित्त बिगड़ा हुआ है, कफ बिगड़ा जी। है, कौन सा दोष है, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि पंचकर्म की कौन सी थेरेपी इस पेशेंट को हमने देनी है। जी तो अलग अलग डिजीज़ होती हैं, अलग अलग व्यक्ति है, आयु के अनुसार भी अलग अलग प्लान होता है। और पंचकर्म में करने से पहले हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कि पंचकर्म करना है तो इसमें करना तो सब में है, लेकिन किस में क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कहाँ हम इस थेरेपी को नहीं कर सकते, जी उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। क्या किया जाना चाहिए चाहिए से और ज़्यादा क्या- ज़रूरी है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए। जी, जी। और जैसे आपने कहा कि जो भी मरीज़ आपके पास आता है तो सबसे पहले उनकी प्रकृति को निश्चित निर्धारित किया जाता है, उसके बारे में जाना जाता है कि उनकी बॉडी टाइप किस प्रकार का है, किस प्रकार की उनकी, अगर वात पित्त कफ की जैसे हमने त्रिदोषों की बात की तो उसमें से कौन सा जो दोष है वो अत्यधिक मात्रा में शरीर में देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से शायद ये पंचकर्म की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका चयन किया जाता प्लानिंग है। करते हैं। जी हाँ जी। तो पंचकर्म में कौन कौन सी क्रियाएं हैं, अगर उनको थोड़ा आप संक्षेप में बताना चाहें। पंचकर्म जो है 5 टाइप के एक्शंस हैं। जी इसमें नंबर 1 बवन, नंबर 2 विरेचन आता है, जी। फिर वस्ती। वस्ती 2 टाइप की है, एक निरूह वस्ती जिसको कि हम खाली पेट देते हैं, जी दैट इज़ मेडिकेटेड अनीमा, और एक अनुवासन वस्ती जिसको कि हम खाने के बाद देते हैं, जी और नंबर 5 पर है नस्यकर्म। अब इनका सबका अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग प्लानिंग होती है। जैसे अगर कफज रोग है किसी को, कफ बढ़ा हुआ जी। है, तो उसमें हम बवन की प्रक्रिया करते हैं। स्किन डिजीज़ में हम बवन की क्रिया करते हैं। जी किसी को, हमारा जो शरीर है इसमें सबसे हेड से लेके चेस्ट तक कफज है, कफ माना जाता है यहाँ जी। पर, और इससे नीचे नाभि तक हम पित्त को मानते जी। हैं, नाभि से नीचे वायु को मानते हैं। तो कोई रोगी जो आता है उसकी पहले प्रकृति, उसकी अग्नि, अग्नि का मतलब है मेटाबॉलिज्म, जी हम अपनी भाषा में अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में। जी तो मेटाबॉलिज्म देखना है उसका कि मेटाबॉलिज्म, उसकी भूख पाचन प्रॉपर है कि नहीं है। तो पहले पंचकर्म देने से पहले हम उसको तैयार करेंगे कि पहले इसकी अग्नि को सम किया जाए। वो मंद तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तीव्र तो नहीं है। तो अग्नि को सम करने के लिए हम सबसे पहले उसमें दीपन पाचन बोलते। दीपन पाचन का मतलब सिंपल है कि उसको डाइजेस्टिव मेडिसिन थोड़े से दिन के लिए 1 वीक के लिए दे के फिर हम पंचकर्मा का चयन करेंगे। जी तो दीपन पाचन औषधियाँ दे के अकॉर्डिंग टू उसकी अग्नि और प्रकृति को देख के, उसके बाद दीपन पाचन के बाद हम उसमें सेकंड जो क्रिया आती है वो है पूर्व कर्म, प्री ऑपरेटिव थेरेपी। पंचकर्मा से पहले प्री ऑपरेटिव थेरेपी आती है। वो हमने पेशेंट को देखना है कि इसमें हमने सपोज हमारे पास रूमेटाइड अर्थराइटिस का पेशेंट आ जी। गया, हम इसको आम बात बोलते हैं। तो उसके जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट में, मेजर जॉइंट में अगर सूजन है, उसकी अग्नि मंद रहती है हमेशा, जी मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, सवेरे उठेगा पूरी बॉडी में उसको पेन्स होगी, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा चलना शुरू हो, एक्टिव होगा तो उसका थोड़ा ठीक होता जाता। तो उसमें हम प्लान करते हैं कि इसको पहले, इसकी मंद अग्नि है तो इसको पहले दीपन पाचन दे के पहले उसकी अग्नि को सम किया जाए, मंद को प्रॉपर लाया जाए, मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर लाया जाए। जी उसके बाद हम प्लान करेंगे जो मैंने बताया, स्नेहन एंड स्वेदन 2 कर्म होते हैं, पूर्व कर्म बोलते हैं। जी
इसमें से हम चयन करेंगे। अगर उसको सूजन है बॉडी में, 9 मसाज। पंचकर्म का लोगों में एक बहुत धारणा है कि पंचकर्म एक मसाज थेरेपी है। मसाज थेरेपी नहीं है पंचकर्म। पंचकर्म एक पूरी हमारी जीवन शैली और स्वस्थ और रोगी के लिए बहुत स्किल्ड डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में होती है जी। तो उसको उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जी। तो अगर उसको सूजन है जॉइंट्स में तो हम उसमें रूक्ष पिंड स्वेदन, रूक्ष पिंड स्वेदन का मतलब हुआ कि तेल नहीं लगाना है। पोटली बनेगी जी। कपड़े की, कॉटन के कपड़े से पोटली बनेगी, उसमें हम कुछ भी ये जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप अजवाइन डालो, मेथी पाउडर डालो, सौंठ पाउडर डालो और कुछ नहीं है तो रेता सैंड, रेत सैंड, उसकी पोटली बना के उसको गर्म करके उसके एक एक जॉइंट में मसाज करेंगे। तो सबसे पहले उसकी सूजन को कम करना है, कोई तेल नहीं लगाना है। जब उसकी सूजन कम हो जाएगी तो उसको हम स्वेदन कर्म करते हैं जी। तो उसको स्टीमिंग दे देंगे। स्टीमिंग दे के उसकी बॉडी तैयार होगी जी। पंचकर्मा के लिए। फिर हम सिलेक्शन करेंगे कि अब इसमें वमन कराना है कि विरेचन करना है कि हमने बस्तियाँ देनी है कि नसें देना है जी। तो अलग अलग क्रियाएं हैं। तो मोस्टली हम आम बात में बस्तियाँ देते हैं। बस्ती कर्म जो एक आयुर्वेद पंचकर्मा का जो बस्ती कर्म है वो 90% ट्रीटमेंट है हमारा। अच्छा। वो बाकी क्रियाएं हम कम होती हैं, 90% जो है पंचकर्म में बस्ती का काम है जी। और बहुत बार हम देखते भी हैं आजकल जो भी घुटनों की समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे आपने अर्थराइटिस की बात की, चाहे वो छोटे जोड़ों का दर्द हो चाहे बड़े जोड़ों का दर्द हो, ये बहुत समस्या आम एक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपने बताया कि पहले एक पूर्व कर्म होता है, उसके पश्चात उसका बॉडी टाइप, उसकी प्रकृति निर्धारित की जाती है। फिर सिलेक्शन करेंगे कि पंचकर्म हमने कौन सा सेलेक्ट करके उसके टॉक्सिन्स को बाहर करना है जी। उसको पैसिफाई करना है जी। तो जैसे आप अभी बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसमें इसको नी जॉइंट की पेन को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल देंगे। अगर थोड़ा सा पेशेंट ओल्ड है, उसमें ओबेसिटी है, ओवरवेट है, शिमला में जैसे चढ़ाई उतराई ज़्यादा है तो नेचुरली यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, नी जॉइंट के बहुत हैं। फिर हम क्या है, जैसे आजकल सर्दी हैं तो इसमें प्रोटीन डाइट हमारी बढ़ जाती है, पानी की इनटेक है नहीं तो साथ में गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो भी हमारे निचले जॉइंट्स को तो इन्वॉल्व होते ही हैं जैसे टॉ वगैरह, लेकिन वो नी जॉइंट को भी गाउट से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसकी जो थेरेपी है उसको हम उस हिसाब से करते हैं कि अगर उसमें घुटने में सूजन है तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अगर घुटने में सूजन नहीं है तो हम उसमें रूक्षी करेंगे, कोई ये नहीं है कि उसमें मसाज होगी। जी। तो डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि हम सभी चाहते हैं कि घर पर रहकर ही हम इन क्रियाओं को कर लें और कहीं हमें किसी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ना हो, किसी क्लिनिक या लैब जाने की आवश्यकता ना हो, तो क्या घर पर रहकर भी ये क्रियाएँ की जा सकती हैं? घर में रह के तो वैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन देखी जाती है और खासकर जो पूर्व कर्म है, कुछ कर्म पूर्व कर्म घर में हो सकते हैं जी। लेकिन जो पंचकर्म, मेन पंचकर्म जिसका नाम ही पंचकर्म है, उसको करने के लिए चिकित्सक के देखरेख में ही उचित रहता है जी। तो मैं ये आपको थोड़ा सा अभी पंचकर्म का एक बस्ती कर्म बताया और एक ही वैसे ही हमारा एक बमन है जी। तो मैंने बता दिया आपको कि कफज रोग और चाहे स्किन डिजीज़ के लिए बमन चिकित्सा। तो बमन में जो औषधियाँ हम यूज करते हैं वो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं। कोई वॉमिट कराना है तो उसके लिए बॉडी को तैयार करते हैं, पहले शरीर को, रोगी को तैयार करना है जी। तो उसकी स्टीमिंग होती है, उसके हिसाब से कई पेशेंट्स में कोई डिजेनरेटिव चेंजेज है तो एक हमारा स्नेहपान भी होता है तो हम उसको मेडिकेटेड ऑयल एंड घी जो पिलाते हैं इन ग्रेजुअल डोज में तो उसको तो चिकित्सक की देखरेख में ही होता है। जब वो उसका स्नेहपान पूरा होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को अब हमने
बमन करवाना है कि विरेचन करना है। जी। मान लो किसी पेशेंट में अगर पेप्टिक अल्सर है, कोई और प्रॉब्लम है जहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो उसको हम बमन नहीं कराएंगे। जी। तो उसकी अल्टरनेटिव है हमारे पास कि उसको हम विरेचन करा दें, लूज मोशन लगवा दें। तो लूज मोशन कई बार हम मेडिसिन दे के घर में भी करवा सकते हैं, लेकिन देख रेख में वैसे हॉस्पिटलाइज करके ही ज़्यादा बेटर रहता है। जी। तो उसमें 15 से 20 उसको लूज मोशन आएगा, जिसको हम विरेचन बोलते हैं। उसकी भी मेडिसिन हमारी अपनी जड़ी बूटियाँ होती हैं। जैसे उसमें हम बमन में यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा लोगों के नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे पास है वो जड़ी बूटियाँ। तो बमन के लिए हम मदन फल, वच एक प्लांट है, एकोरेस कैलेमस, और मदन फल आता है, एक मुँह लट्ठी चूर्ण आता है, इन्हीं से हम बमन कराते हैं। और लूज मोशन लगवाने हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अपने ही औषधि हैं, त्रिवृत्त है, अमलतास है, हमारे पास ही हरित की चूर्ण है, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के लूज मोशन लगाते हैं। हमारे पास ही सब कुछ जड़ी बूटियाँ हैं और उन्हीं को उपयोग करेंगे। जी। तो एक नेचुरल सिस्टम मिलता है। नेचुरल आयुर्वेद एक नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और हमारे ही पास इतना भंडार है जड़ी बूटियों का कि हम उसका उपयोग करें। जी। तो जब भी कोई पित्त बढ़ता है तो हम उसमें प्रेफर करते हैं विरेचन, कफ बढ़ता है तो हम प्रेफर करते हैं वमन। जी। इसी तरीके से जो डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, और बच्चे जो बहुत सिटिंग होती है, बच्चे आजकल जो लैपटॉप में ऑनलाइन या कंपनी में भी नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस में का, तो सिटिंग बहुत है। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, ये आम बीमारियां हैं जो जिसमें कि पंचकर्म का बहुत अच्छा उपयोग है। जी। ज़रूरत भी नहीं है कोई मेडिसिन खाने की। अगर हम पंचकर्मा कोई करें, उसको देखना है पेशेंट को कि इसमें हमने रूक्ष पिंड स्वेदन करना है, कितने दिन करना है, फिर उसके बाद ऑयल करनी है, फिर हमने उसका पंचकर्म की कौन सी थेरेपी उसमें अडॉप्ट करनी है। मान लो सर्वाइकल ही है, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। जी सर। सर्वाइकल है तो हम इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो इसमें हम नस्यकर्म करते हैं। नाक का जो हमारा द्वार है, इससे हमारे जितने उर्व जत्रुगत रोग हैं गले से ऊपर वाले, जैसे कि हमारा बार बार जुकाम होना, साइनोसाइटिस है, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, एलर्जिक रिनाइटिस है, या हेयर फॉल हो रहा है, इस सब में हमारा नस्यकर्म बहुत अच्छा है। इसमें नस्यकर्म, कफ के लिए नस्यकर्म, बमन के लिए दूसरा कफ और दूसरी स्किन डिजीज़ वगैरह आ गई, उसमें हम पहले स्नेहपान करा लेते हैं। जी। तो नस्यकर्म तो हम कांस्टेंट डोज में डेली भी कर सकते हैं। 2 ड्रॉप्स ली, मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, उनको नाक में डालो। जी। एलर्जी है, नहाने के बाद आप ऑयल लगा लो, जस्ट अप्लाई कर लो नोस्ट्रिल में, और चले जाओ अपना काम करो। शाम को फिर गर्म पानी से आके गले नाक को वॉश कर लो। थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम, पोस्चर है, अपना पोस्चर ठीक रखो। सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में पोस्चर का बहुत रोल है, और हमारे खान पान का भी है। कौन सी चीज़ हमने रात को नहीं खानी है जिससे कि हमारे सूजन बढ़ जाए। सर्वाइकल में टेंडरनेस से हो जाती है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें सूजन आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मसाज करो, आजकल बहुत सारे तेल, क्रीम, जेल आते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि भाई उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें कपूर होता है, मेंथोल होता है, वो सुन कर देता है, रात निकल जाती है, सवेरे को बीमारी तो अंदर है। जी। हमारे पूर्वज जो हैं पहले से ही हॉट फर्मेंटेशन करते आए। हमारे पास निर्गुंडी है, जिसको कि आम भाषा में बना बोलते हैं, एरेंड पत्तर हैं, आक पत्तर हैं, इमली के पत्ते हैं, बेस्ट इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी काम करते हैं। नमक है हमारे पास, सेंधा नमक बहुत अच्छा काम करता है। इन सब की हॉट फर्मेंटेशन करो तो टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, लंबर, ये घर में कर सकते हैं हम। घर में भी कर सकते हैं। एबल गाइडेंस की इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि जो चीज़ें हम घर पे कर सकते हैं, जैसे वमन क्रिया की हमने बात की, या फिर अगर जैसे नस्य थोड़ा बहुत हम घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेडिकेटिव ऑयल्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम घर पर भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे हमने बस्ती की बात की या विरेचन की बात की, या रक्त शोधन भी एक हम पंचकर्म में उसको इंक्लूड करते हैं। रक्त शोधन भी पंचकर्म की एक क्रिया है, जिसको कि हमारे सुश्रुत जो हमारे ऋषि रहे, जिन्होंने सर्जरी की बुक्स लिखी हैं और सर्जरी पर काम किया है, उन्होंने रक्त मोक्षण को
माना है। पंचकर्म की क्रिया है जिसमें कि हम वेरिकोज में, शियाटिका में इसका जुलोका क्रिया भी होती है, और वैसे भी हम प्रैक्टिकली ऐसे सिरिंज से भी ब्लड निकाल के उसको रिलीफ दे सकते हैं। जी, तो इन जो भी ये बस्ती हो गई, चाहे हम रक्त शोधन क्रियाओं की बात करते हैं, तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए एबल गाइडेंस की आवश्यकता रहती है। चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है जी। और घर में जाके कोई अपना ही पंचकर्मा खुद शुरू कर दे तो उसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमें अपनी बॉडी पर देखने को मिल सकते हैं। तो किस तरह की प्रिकॉशंस होनी चाहिए, किस तरह की कॉन्ट्रा इंडिकेशन होनी चाहिए जब हम किसी क्रिया को करते हैं, या फिर जैसे पंचकर्मा में हम लेते हैं अलग अलग बीमारी के हिसाब से, डिजीज़ के हिसाब से हम प्लान करते हैं किस में कौन सी हमने थेरेपी करनी है और फिर कौन सा हमने पंचकर्म की क्रिया करनी है, वो डिसाइड करते हैं। किसी को अगर हम मान लो दे रहे हैं, कोई एनोरेक्टल प्रॉब्लम है, कोई IBS का पेशेंट, इरिटेटेड बाउल्स, तो उसको हम ध्यान रखते हैं कि उसको विरेचन या बस्ती करती बार ध्यान रखना है कि उससे पूरी हिस्ट्री लेके तब हम डिसाइड करेंगे कि ये क्रिया करनी की नहीं कही। फिर उससे पहले जो हम एक अनुवासन बस्ती देते हैं, वो मेडिकेटेड ऑयल होता है, वो जो हम मसाज करते हैं, मसाज वाले जो तेल है उनसे अलग तेल होते हैं। तेल एक्चुअली मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि ये जो ऑयल है, मसाज जो ऑयल है, तो तेल से हमेशा हमारा मानना है कि तिल का जहाँ बात होगी तेल की, तो तेल और जितने तेल हैं ये जो आते हैं बाज़ार में, इन सब में जड़ी बूटियाँ डाल के, औषधियाँ डाल के इनको पकाया जाता है जी। तो जो मसाज का तेल होता है उसको खरपाक बोलते हैं। उससे जब जलाते हैं तो धुआं निकल जाता है, वो छान के उस तेल को बाज़ार में लाएंगे तो उससे मसाज का तेल है। जब हम अभी बात कर रहे थे नशे की जी। तो घी भी नशा है, घी से भी कर सकते हैं, ऑयल से भी कर सकते हैं। वो जो तेल हैं वो मृदुपाक होते हैं, उसमें जो जड़ी बूटियाँ और जो कुछ पड़ा है उसको बिल्कुल मृदु मीन बिल्कुल सिंपल और बहुत मध्यम आँच में तेल को जड़ी बूटियों में जला के उसको छान करके उस ऑयल को हम नाक में डालेंगे। और एक मध्यम पाक तेल आता है, उसमें भी जड़ी बूटियाँ डालते हैं जी। उसको उसकी तरह जलाया नहीं जाता, उसको मध्यम भी नहीं रखा, उसको मध्यम रखा जाता है, मृदु नहीं होता है। उस ऑयल को हम पी भी सकते हैं जी। जो हम बस्ती की बात कर रहे हैं अभी, हम अनुवासन की बात की, या हम जो मेडिकेटेड बस्ती देते हैं, अनुवासन का तेल भी होता है और मेडिकेटेड बस्ती वो भी अलग से मध्यम पाक होता है। वो जो ऑयल है वो और अलग से आते हैं, उनको हम ड्रॉप्स वाइज पी भी सकते हैं, ड्रॉप्स डाल के। तो विभिन्न तरह के ऑयल्स की हम बात करते हैं और उनका उपयोग किया जाता है पंचकर्म को करने के लिए। और मौसम का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो हिमाचल में, खासकर उत्तर भारत में हम देखते हैं कि विंटर्स का समय चल रहा है। तो ऐसे में क्या पंचकर्म इस मौसम में किया जा सकता है? पंचकर्म के लिए सबसे मॉडरेट हम टेम्परेचर देखेंगे जी। विंटर और इसको ऋतु को भी इतना कंसीडर ना करके, अगर ऋतु ठीक चल रही है, टेम्परेचर ठीक है जी, तो हम पंचकर्म कर सकते हैं। हमें इसके लिए 25 to 32 टेम्परेचर चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए जी। 40 भी नहीं चाहिए, 42 भी नहीं चाहिए जी। वो भी पंचकर्म के लिए टेम्परेचर ठीक नहीं है। हमें 25 से लेके 32 तक, 35 तक, इससे इनके इन बिटवीन टेम्परेचर चाहिए पंचकर्म थेरेपी चलाने के लिए। तो क्या सर्दियों में ये पंचकर्म की क्रियाएं नहीं की जा सकती? सर्दियों में कर सकते हैं, जहाँ हॉस्पिटल हैं हमारे, इंडोर हॉस्पिटलों के में सेंट्रल हीटेड सिस्टम है, उसमें ज़रूरी है तो कर सकते हैं। सेंट्रल हीटेड सिस्टम है, नहीं तो एक्सपोज होंगे तो ठंड लगेगी, पूरी बॉडी एक्सपोज होती है, तो वैसे तो इसको अवॉइड करना चाहिए जी। लेकिन हॉस्पिटलों में कई थोड़ा कर सकते हैं, जहाँ ऋतु अनुसार थोड़ा सा देख। बेस्ट पीरियड तो इसका मैं मानता हूँ कि बसंत ऋतु, रेनी सीजन जी, बरसात और जो बसंत ऋतु है, इवन ग्रीष्म ऋतु को भी नहीं मैं मानता हूँ। बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु जो है इसके लिए बेस्ट है जी पंचकर्म के लिए जी। और उसमें जो हम विरेचन देते हैं वो भी इसका टाइम है, बस्तियाँ देते हैं वो भी बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु, ये विरेचन के लिए और बस्तियों के लिए सबसे बेस्ट
पीरियड है। जी सर, संक्षेप में थोड़ा जानना चाहूँगी, लोगों में ये धारणा रहती है कि पंचकर्म करवाने के पश्चात बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो संक्षेप में बताइए क्या ये धारणा सही है या हाँ, गलत? वीकनेस तो आएगी जब हम पंचकर्म प्रॉपर्ली सारा करते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद में ससर्जन क्रम में है जी। उसका जो हमने खान पान लाइट किया है, उसका जो बंद किया है, खान पान बंद किया था, दीपन पाचन पर रखा था, उसको डाइजेस्टिव मेडिसिन ही दे रहे थे, उसकी बीमारी से रिलेटेड मेडिसिन भी हम ड्यूरिंग पंचकर्मा बंद कर देते हैं। तो हम कह सकते तो हैं हम कि उसके बाद जो है ना रसायन चिकित्सा चलती है इसमें, ससर्जन क्रम, धीरे धीरे उसको फिर से उसी अवस्था में लाना और उसके बाद उसको रसायन चिकित्सा चलती है। तो वीकनेस तो ज़रूर आती है बॉडी में, क्योंकि जिस तरह से डिटॉक्सिफाई बॉडी को किया जाता है, ऐसे में बहुत सारे टॉक्सिन्स अगर बॉडी से निकल रहे हैं तो वीकनेस ज़रूर बॉडी में देखने को मिलती है। लेकिन समय के साथ साथ कुछ ऐसी डाइट हमें फिजिशियंस द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं जिन्हें इंक्लूड करके हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। आज पंचकर्म के बारे में सर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है आज के कार्यक्रम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिलहाल हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए DD हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।